Good morning, all of you. Yesterday, I was discussing on the topic the preamble of the Constitution of India, and remaining part is here. I was discussing about the socialism, समाजवाद। समाजवाद को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। The word socialism was added in the Indian Constitution by the 42nd Amendment, which was held in 1976। तो समाजवाद की परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं नहीं दी गई है, लेकिन यह आर्थिक न्याय की पदावली के द्वारा समाजवाद की अवधारणा भारतीय संविधान में निहित है। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की किस प्रकार से चले, यह आर्थिक न्याय पदावली की स्थापना करके भारतीय संविधान में इसके स्वरूप को स्पष्ट किया गया था और समाजवाद को सरकार बनाने वालों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे देश में अपनाई है। इस प्रकार से समाजवाद शब्द जिसकी की परिभाषा देना अत्यंत कठिन है, फिर भी समाजवाद के विषय में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के साधन जो हैं उस पर सरकार का नियंत्रण हो और व्यक्तिगत तथा निजी हितों को भी महत्व दिया जाए, जिससे कि समाजवाद की अवधारणा को साकार किया जा सके। इस संबंध में, समाजवाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जिससे कि इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। एक प्रमुख वाद है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में यह कहा गया कि राष्ट्रीयकरण तथा राज्य हित को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निजी हित वाले निजी संपत्ति तथा निजी संसाधनों को महत्व न दिया जाए। जो निजी कारखाने हैं, जो प्राइवेट संस्थान हैं, इसको महत्व न दिया जाए। राष्ट्रीय संसाधनों के साथ निजी संसाधन को महत्व दिया जाना चाहिए और दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, तभी समाजवाद की अवधारणा को उदात्त किया जा सकेगा। तो इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया आर्थिक न्याय की पदावली को जोड़ करके, कि अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार से चले और आर्थिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किस प्रकार किया जाए। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामूहिक हित का इसमें महत्व दिया जाना चाहिए और सामूहिक हित के महत्व दिए जाने से समाजवाद की अवधारणा को और भी अधिक उदात्त बनाया जा सकेगा। और एक महत्वपूर्ण बात दूसरा इसमें है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
यह वाद है AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। DS नगरा बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है कि दुर्बल और कमज़ोर वर्गों की सहायता किया जाए। दुर्बल और कमज़ोर वर्गों को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी सुरक्षा की गारंटी देना है, जिससे दुर्बल और कमज़ोर वर्गों को हितों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और आर्थिक हितों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। आर्थिक हित किसी व्यक्ति विशेष में निहित नहीं होना चाहिए, अर्थात आय का समान वितरण ही समाजवाद का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण वादों में समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। अगली शब्दावली जो है, जो संविधान की प्रस्तावना में दी गई है, अखंडता, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा: सोशलिज्म, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवाद, पदनिरपेक्षता और अखंडता। तो अखंडता का तात्पर्य है कि पृथकतावादी शक्तियों को रोकने का प्रयास किया जाए। जो अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं वो अपना सर न उठा सके, जिससे कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न हो। जैसा कि संघात्मक व्यवस्था में भी यह स्पष्ट किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, इसका तात्पर्य है कि संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ किसी राज्य से अलग नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा नागरिक है जो ऐसी बात बोलता है जिससे राष्ट्र की अखंडता को खतरा पहुंचता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, तो उसको 19 के +2 के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, उसको ऐसा कहने से रोक दिया जाएगा। तो अखंडता हमारे संविधान की एक मूल अवधारणा है कि देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। तत्पश्चात संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले एक और टर्मिनोलॉजी है, हम आपको बताएंगे। गणतंत्र, द वर्ड रिपब्लिक। गणतंत्र, हमारे देश में गणतंत्र, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की, गणतंत्र की स्थापना की। हमारा देश जो है गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्र है, क्योंकि इसके पहले हम उपनिवेश थे। उपनिवेश का तात्पर्य है कि हम दूसरी सत्ता के अधीन थे, लेकिन गणतंत्रात्मक राज्य अपनाने, गणतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य है कि हमारा आवर हेड ऑफ द स्टेट विल बी द हेरिडिटरी, not will be the hereditary monarch, means our head of the state will be the hereditary monarch, means हमारा राज्याध्यक्ष, हमारा राष्ट्र प्रमुख अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वह वंशानुगत राजा नहीं होगा, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से he will be indirectly elected by
द पीपुल ऑफ इंडिया, वह भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, जिसका कि एक फिक्स टर्म होगा, जिसका कि एक निश्चित समयावधि 5 साल के लिए होगा। तो हम ब्रिटेन के संविधान के अनुसार जब हम शासित होते थे तो वहाँ पर किंग की व्यवस्था थी, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हम गणतंत्र हो गए। मीन्स हमारा जो राज्य प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा और वह मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह से कार्य करेगा। तो इस प्रकार से संविधान के अंदर कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसको कि क्रमवार हमने देखा, उन शब्दावलियों पर विचार किया गया। इसके पश्चात प्रश्न उत्पन्न होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ preamble? What is the significance of preamble in the interpretation under the Constitution? हमारे संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का क्या महत्व है? What is the significance of preamble in the interpretation of the Indian Constitution? तो उद्देशिका का महत्व क्या है, इसको हम स्पष्ट करेंगे कि उद्देशिका के बारे में कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण वाद आया। उद्देशिका के बारे में कहा गया है कि उद्देशिका हमारे संविधान का एक भाग है, लेकिन एक पूर्ववर्ती वाद जो कि डिसाइड किया गया पहले, जिसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का एक भाग नहीं है। तो इस पूर्ववर्ती वाद में जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया, उसमें कहा गया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले कहा जाए, लेकिन संविधान का भाग नहीं कहा जा सकता। कहा गया कि इसके न रहने से संविधान के किसी भी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह संविधान की शक्ति को न तो किसी ढंग से निर्बंधित करता है, न तो किसी शक्ति को नियंत्रित करता है, न तो संकुचित करता है। तो इस केस में कहा गया कि जब संविधान की भाषा अस्पष्ट था, संदिग्ध हो, तभी उद्देशिका का सहारा लिया जाना चाहिए। यह संविधान की भाषा असंदिग्ध है तो उद्देशिका की सहारा लेना आवश्यक नहीं है। तो इस महत्वपूर्ण वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन पश्चातवर्ती एक प्रमुख वाद जो कि संविधान का एक हिस्टोरिकल जजमेंट कहा जाता है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय कहा जाता है, उसमें कहा गया जो कि प्रमुख वाद जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। यह लैंडमार्क जजमेंट पाया। This landmark judgment was decided in the year 1973. The name of this case is केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें जो है पूर्ववर्ती निर्णय को उलटते हुए
भारतीय संविधान ने अवधारित किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अर्थात उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना उद्देशिका का सहारा लिए संविधान के बंधों का निर्वचन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भले ही संविधान के संशोधन की शक्ति पर सीमा लगाई गई हो, संविधान के संशोधन की शक्ति पर उद्देशिका संसद के द्वारा परिसीमा लगाई गई हो, लेकिन संविधान में संसद तभी संशोधन कर सकती है जब इसके मूलभूत ढांचे पर कोई प्रभाव न पड़े। मीन्स उद्देशिका को कहा गया कि यह उदात्त भावना को प्रतिबिंबित करता है और उद्देशिका संविधान के निर्वचन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट नहीं होती, वहाँ पर उद्देशिका का सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार से संविधान के मुख्य काफ़ी लक्ष्य जो हुए हैं वह उद्देशिका के निर्णय का अनुसरण करते हुए निर्णित किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण वाद है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 तथा 39 के अंतर्गत जो है समान कार्य के आधार पर समान वेतन का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार के रूप में लक्षित किया गया। तो उद्देशिका का सहारा लेते हुए निर्णय दिया गया कि समान कार्य के आधार पर समान वेतन का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार से संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्रश्न उठता है कि उद्देशिका से लाभ क्या है? What was the benefit? What is the benefit of preamble of the Constitution of India? What is the benefit of preamble of the Constitution of India? तो उद्देशिका preamble से हमको क्या लाभ है? preamble में कुछ शब्दावलियाँ बताई गई हैं। न्याय, जस्टिस, उद्देशिका से क्या लाभ है? जस्टिस की स्थापना, न्याय की स्थापना। दूसरा है स्वतंत्रता, लिबर्टी, स्वतंत्रता की स्थापना। तीसरा है इक्वालिटी और चौथा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और इसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस का मतलब क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जस्टिस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कौन सी जस्टिस की स्थापना की जानी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना। लिबर्टी, स्वतंत्रता किसकी होनी चाहिए? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन,
बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी, इक्वलिटी कौन सा होना चाहिए? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी क्या होना चाहिए? फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग फ्रेटर्निटी, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो हमारे संविधान में जस्टिस, हमारा संविधान जस्टिस की बात करता है। जस्टिस कौन सा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मीन्स सभी को सामाजिक न्याय मिले, सभी को आर्थिक न्याय मिले तथा विश्व बंधुत्व की भावना कायम रहे। यही हमारे संविधान की अवधारणा का एक प्रमुख लक्ष्य है। और हमारा संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस उदात्त भावना के द्वारा हमारे संविधान में जो हमारे संविधान के निर्माता थे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान करते हुए विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यही उनका परम लक्ष्य था, यही हमारे संविधान निर्माताओं की अवधारणा थी, यही हमारे प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि भारतीय संविधान की अवधारणा में निहित है, प्रस्तावना में निहित है।